आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके असर से अभी भी पूरी दुनिया जूझ रही थी। लोग किसी तरह अपनी जिंदगी संभालने में लगे हैं। इसी दौर में हम मिलते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर से, जो जर्मनी छोड़कर अपनी पत्नी डोरे के साथ फ्लोरेना नाम के एक आइलैंड पर आ बसा था। वो इस टूटती हुई दुनिया से दूर आकर एक अलग जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन रिटर का मन पूरी तरह दुनिया से कटा नहीं है, क्योंकि वो एक राइटर है। वो अपने सोच विचार कहानियों की तरह कागज पर लिखता रहता है, और जब भी कोई जहाज आइलैंड के पास से गुजरता वो अपनी चिट्ठियाँ उसके जरिए भेज देता है ताकि उसकी बातें दुनिया तक पहुँच सकें। धीरे धीरे ये उसका रोज का हिस्सा बन गया, और इसी तरह वक्त गुजरते हुए 3 साल बीत जाते हैं। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां इस बार हम देखते हैं हाइंस को, जो अपनी पत्नी मार्गरेट और अपने बेटे हैरी के साथ उसी आइलैंड पर आ पहुंचता है। ये लोग भी एक नई शुरुआत की तलाश में थे। अब तक रिटर जो भी लिखता रहा है वो सब बाहर जाकर अखबारों में छपने लगे थे, और इसी वजह से लोगों को इस जगह के बारे में पता चल रहा था। हाइंस भी उन्हीं कहानियों से प्रभावित होकर यहाँ आया है। जैसे ही वो लोग रिटर के घर के पास पहुँचते हैं, रिटर उन्हें देखकर थोड़ा नाराज हो जाता है। हाइंस उसे नाम लेकर बुलाता है तो रिटर पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। तो वो उसे अखबार दिखाता है कि उसकी लिखी हुई बातें बाहर छप रही हैं और लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, और वो भी उसकी लिखी हुई बातों से प्रभावित होकर यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। फिर रिटर उसे अपना बगीचा दिखाते हुए समझाता है कि यहाँ सब कुछ मेहनत से उगाना पड़ता है और वो लोग सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। अब हाइंस पूरी बात बताता है कि उसका बेटा बीमार है और वो इलाज के महंगे खर्चे नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बेचकर यहाँ आने का फैसला लिया। उसकी बात सुनकर रिटर बताता है कि इस जगह पर पानी की बहुत कमी है और पीने के लिए सिर्फ 2 झरनों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो अपने डोंकी पर उनका सामान उठाता है और उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ एक पहाड़ी इलाके की ओर ले जाता है। वहाँ एक बड़ा सा गुफा होता है, जहाँ उन्हें कहता है कि फिलहाल वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें जंगली जानवरों से होशियार रहना होगा। वहाँ बस थोड़ा सा पानी का स्रोत था, जिससे सिर्फ प्यास बुझाई जा सकती थी। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसी जगह पर वो कैसे रह सकते हैं। दरअसल रिटर उन्हें थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो चाहता हो कि ये ज्यादा दिन यहाँ टिक न पाएं। जब वो वापस लौटता है तो डोरे कहती है कि उनके अलावा यहाँ उसे और किसी का रहना पसंद नहीं है। रिटर कहता है कि वो टेंशन न लें, क्योंकि उसने उन्हें ऐसी बंजर जगह दी है जहाँ थोड़ी ही मेहनत के बाद ये लोग खुद ही हार मानकर भाग जाएंगे। लेकिन हाइंस का परिवार हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन से पूरा परिवार मिलकर दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं और रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। वो पानी के लिए ऐसा जुगाड़ बना लेते हैं जिसमें बारिश का पानी जमा होकर बाद में पीने के काम आ सके। लेकिन हर चीज इतनी आसान भी नहीं थी। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती रहती हैं और कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान करते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते और एक साथ काम में लगे रहते हैं। इसी बीच मार्गरेट हाइंस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि एक बार वो फिर से पिता बनने वाला है। जिंदगी अब जैसे धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, पर रिटर और डोरे उनकी कोई भी मदद नहीं करते। अगर वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो दोनों बहाना बनाकर मना कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। काम करते हुए सबको अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रिटर तुरंत किनारे की तरफ देखता है, जहाँ एक बोट दिखाई देता है। उस बोट से उतरती है एलोइस वेहरहॉर्न, जो अपने साथ रूडी और रॉबर्ट को लेकर आई है। जैसे ही एलोइस इस आइलैंड पर कदम रखती है, वो इसकी खूबसूरती देखकर खुशी से कहती है कि वो यहाँ एक शानदार रिसोर्ट बनाएगी। इसके बाद वो तीनों इस खुशी में सीधे समुद्र की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और पानी में उतरकर मस्ती करने लगते हैं। असल में रूडी और रॉबर्ट एलोइस के बॉडीगार्ड कम बॉयफ्रेंड्स ज्यादा बन चुके थे। इसके बाद तीनों वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेना शुरू कर देते हैं। किनारे पर उनका नौकर मैनुअल खड़ा होता है, जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद सब सीधे रिटर के घर पहुंचते हैं, तो उनसे मिलने के लिए डोरे बाहर आती है। एलोइस उससे बड़े ही स्टाइल मारते हुए बातें करने लगती है, जैसे कि वो कोई महारानी हो। तभी रिटर बिल्कुल अलग ही अंदाज में बाहर आता है, ताकि एलोइस को ऑकवर्ड फील हो। पर एलोइस उससे मिलते ही तारीफ करने लगती है और कहती है कि रिटर कोई आम इंसान नहीं है। पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है और बड़े बड़े लोग बस उसी की बातें करते हैं। फिर वो बताती है कि वो लोग फिलहाल समुद्र किनारे ही रुके हैं। ये सुनकर रिटर उन्हें समझाता है कि वहाँ पीने का पानी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें हाइंस के इलाके का रास्ता दिखा देता है। उसकी बात सुनकर वो सीधे वहाँ पहुँचते हैं।
जहाँ हाइंज ने बारिश का पानी जमा किया था उसी में मस्ती करते हुए नहाने लगते हैं। हाइंज और मार्गरेट ये देखकर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। तभी एलोइस थोड़ी नरमी से कहती है कि उसे सच में अंदाजा नहीं था कि वो पानी इतना जरूरी है। फिर वो अपनी बात समझाती है कि वो यहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनाने आई है और उसके साथ ही उसी काम में मदद करेंगे। साथ ही वो हाइंज को कुछ लेटर्स देकर कहती है कि इनमें कुछ उसके लिए हैं और बाकी रिटर के लिए। हाइंज बिना ज्यादा सोचे सीधे रिटर के पास पहुंचता है कि शायद ये लेटर्स बाहर से उनके लिए आए हैं, लेकिन लेटर्स पहले से खुले हुए थे, जिससे उनके मन में शक होता है। रिटर पूछता है कि जब वो लड़की खुद उसके पास आई थी तो उसने उसे क्यों नहीं दी। शायद उसने जानबूझकर किया है ताकि दोनों परिवारों के बीच गलतफहमी हो जाए। इसके बाद हाइंज सीधे एलोइस के पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर एलोइस एक और खेल खेलती है कि असल में रिटर ही ये सब कर रहा था और उसने ही उसके इलाके का पता जानबूझकर बताया ताकि हमारी आपस में झगड़ा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। फिर वो एक अखबार का टुकड़ा दिखाकर बताती है कि वो इस जगह को एक आलीशान रिसोर्ट में बदलना चाहती है, जहाँ दुनिया के अमीर लोग आएंगे और इससे हाइंज को भी फायदा होगा। एलोइस कहती है कि रूडी एक इंजीनियर है और वो जल्द ही पानी का कोई स्रोत ढूंढ लेगा, जिससे काम आसान होगा और रिसोर्ट बनाने की शुरुआत हो सकेगी। इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हाइंज का परिवार पूरी लगन से काम करता रहता है, अपना घर तैयार करता है और जमीन पर मेहनत करके सब्जियां उगाने में लगा रहता है। लेकिन एक दिन एलोइस अपनी टेंट लेकर उनके घर के सामने रहने के लिए आ जाती है। वो भरोसा दिलाती है कि वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और अपना टेंट थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। हाइंज और मार्गरेट मान तो जाते हैं, लेकिन उसी रात से उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। एलोइस अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ टेंट के अंदर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। अगले दिन रूडी को देखते हैं, जो लगातार इधर उधर घूमकर पानी की तलाश करता है और कई जगह पर खुदाई करता है। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी उम्मीद कम होने लगती है और कहीं से भी पानी नहीं निकलता। फिर एक दिन वो बहुत थका हुआ कैंप के पास लौटता है। तभी उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, जहां एलोइस और रॉबर्ट दिन दहाड़े तूफान और भूकंप के मजे ले रहे थे। वो गुस्से से भर जाता है और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो एलोइस उसे कहती है कि वो जाकर खाना तैयार कर दे। रूडी कहता है खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो एलोइस पर भड़ास निकालता है कि उसकी बातों में आकर अब वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अगले दिन मार्गरेट को घर पर अकेला रखकर हाइंज और उसका बेटा शिकार के लिए चले जाते हैं। उसी दौरान मैनुएल और रॉबर्ट उसे दूर से देख रहे होते हैं, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। इसी बीच मार्गरेट को अचानक लिवर पेन शुरू हो जाता है। वो हाइंज को पुकारती है, लेकिन वो जंगल में जा चुका था। मजबूरी में वो घर से बाहर निकलकर मदद के लिए एलोइस के टेंट की तरफ पहुंचती है और सबको आवाज देती है। एलोइस अंदर होती है, फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती। आखिर बेबस होकर वो वापस लौटने लगती है। इधर मैनुएल और रॉबर्ट खाना चुराने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। उन्हें कुछ खाने के डिब्बे मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मार्गरेट वापस अंदर आ जाती है, जिससे वो दोनों छुप जाते हैं। अब मार्गरेट को लगता है कि उसे अकेले ही सब कुछ संभालना होगा, जबकि वो दोनों छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी बाहर से जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे मार्गरेट घबराकर बाहर आती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन बाहर मार्गरेट को जंगली कुत्ते घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मैनुएल और रॉबर्ट खाना लेकर एलोइस के पास पहुँचते हैं। मैनुएल थोड़ी इंसानियत दिखाते हुए एलोइस को समझाता है कि वो औरत बहुत तकलीफ में है और उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन एलोइस मना कर देती है कि वो यहाँ सिर्फ उसके काम के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट दर्द से जूझते हुए जमीन पर गिर जाती है और उसी हालत में बच्चे को जन्म देने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, जिससे कुत्ते कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, कुत्ते हमला करने के लिए आगे आते हैं। तभी अचानक हाइंज वहां पहुंच जाता है और हवा में गोली चलाता है, जिससे सारे कुत्ते भाग जाते हैं। वो तुरंत मार्गरेट और बच्चे को देखता है और राहत की सांस लेता है कि बच्चा सुरक्षित है। लेकिन मार्गरेट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए हाइंज तुरंत रिटर के पास मदद के लिए भागता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। रिटर ये खबर सुनकर तुरंत मार्गरेट के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर जल्दी उसका इलाज शुरू करता है और जितना हो सके उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसी दौरान दूसरी तरफ मैनुएल ये सब देखकर एलोइस के पास जाता है और बताता है कि रिटर वहां जाकर उनकी मदद कर रहा है। एलोइस गुस्सा होती है कि अगर ये लोग एक दूसरे की मददगार बन गए तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैनुएल इस पर गुस्सा करता है कि एलोइस एक जाहिल औरत है, क्योंकि वो एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही। ये सुनते ही एलोइस उसे नौकरी से निकाल देती है और एक नया खेल शुरू करती है।
इसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलने लगता है और गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि पूरे आइलैंड पर सूखा पड़ जाता है। पानी के छोटे छोटे स्रोत सूखने लगते हैं और हर कोई परेशान दिखने लगता है। यहाँ तक कि रिटर, जो अब एक फिलॉसफी की किताब लिख रहा था, अब जैसे उसके दिमाग में शब्द ही नहीं आते। उसी दौरान रूडी को देखते हैं, जो हाइंस के घर पहुंचकर अपने लिए खाना मांगता है, क्योंकि वो काफी समय से भूखा है। हाइंस और मार्गरेट उसकी हालत समझते हैं और उसे अंदर बुलाकर खाना खिलाते हैं। खाना खाते खाते रूडी सच्चाई बताता है कि एलोइस जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो खुद को किसी महारानी जैसा बताती है, जबकि असल में उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। वो पहले एक डांसर थी और वहीं उसकी मुलाकात उससे और रॉबर्ट से हुई थी, और तभी से वो अपने बनाए हुए झूठे सपनों में जी रही है। अब एलोइस की सच्चाई सामने आने लगी थी, पर उसके साथ उलझना किसी को भी पसंद नहीं था। अब कहानी में एक और नया किरदार जुड़ता है। एक दिन अचानक आइलैंड पर एक और बोट आता है और उससे उतरता है एलन हैनकॉक। वो एक अमीर बिजनेसमैन है और लॉस एंजलिस में उसकी कई हजार एकड़ जमीन भी है। जैसे ही ये खबर एलोइस तक पहुंचती है, वो फटाफट सब कुछ ठीक करती है ताकि उसके सामने अच्छे से पेश आ सके। लेकिन एलन खास तौर पर रिटर से मिलने आया था, क्योंकि वो उसकी लिखी बातों से बहुत प्रभावित हुआ है। वो अपने साथ कई जरूरी चीजें और खाने पीने का सामान भी लेकर आया होता है, जो रिटर के काम आ सकती हैं। इसके बाद वो सब लोगों से मिलकर जब आखिर में एलोइस के पास पहुंचता है, तो एलोइस अपनी अदाएं और शाही अंदाज दिखाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एलन हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, वो और ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगती है। उसी शाम सब लोग मिलकर एक छोटा सा जश्न करते हैं, जहां माहौल थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाता है। उस पार्टी में एलन सबकी तारीफ करता है और खासकर मार्गरेट को कहता है कि वो सबसे हिम्मत वाली लड़की है, क्योंकि उसने फ्लोरियाना आइलैंड पर पहले बच्चे को जन्म दिया है। फिर वो एलोइस की भी तारीफ करता है, जिससे वो और खुश हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म होती है और बाकी लोग चले जाते हैं, तो एलोइस वहीं रुक जाती है और एलन के करीब आने का मौका ढूंढने लगती है। वो बार बार उसे अपने पास खींचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। एलन उसका नाटक समझ जाता है और उसके मुंह पर मना करके चला जाता है। एलोइस बहुत इंसल्ट फील करती है, क्योंकि पहली बार किसी मर्द ने उसे मना कर दिया। वो एलन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अगली सुबह वो बिना किसी को साथ लिए वहाँ से चला जाता है और एलोइस बस उसे देखती रह जाती है। इसके बाद हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। जब रिटर अपने घर लौटता है, तो देखता है कि एलन जो खाना छोड़कर गया था, वो गायब है, और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये काम किसने किया है। गुस्से में वो हाइंस के पास पहुंचता है और साफ कहता है कि अब फैसला करना होगा कि वो किसके साथ है। हाइंस उसका साथ देता है और दोनों बंदूक लेकर गुस्से में एलोइस के पास पहुंचते हैं। एलोइस बिना डरे उल्टा उन्हें आपस में भड़काने लगती है कि ये खाना अगर रिटर के पास होता तो वो हाइंस को भी नहीं देता। बहस छिड़ जाती है और रॉबर्ट भी उन पर गन उठा लेता है, लेकिन कुछ होने से पहले मार्गरेट बीच में आकर सबको रोक देती है। इसके बाद रिटर गुस्से में अपने घर लौटता है और अपना गुस्सा उस चीज पर निकालता है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। वो अपने टाइपराइटर को ही तोड़ देता है, जैसे अब उसके लिए लिखने का कोई मतलब ही नहीं बचा हो। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ रूडी हाइंस के घर में खाना खा रहा होता है।